मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। जैसे कि आपने डिबेट शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये बोला कि तिरंगे का सम्मान, जो तिरंगे का सम्मान ना करे वो दिमागी नक्सल है। तो मेरा सवाल ये है पहला कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर आपने भगवा झंडा फहराया, तो क्या सारे आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जितने भी हैं, सुनिएगा एक मिनट, क्या वो सारे दिमागी नक्सल हैं क्योंकि आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? इस सवाल है यह है कि सर आपने जो बीजेपी का जो भी करियर करता है वो मैक्सिमम आरएसएस का है, तो सर एक तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया और आरएसएस ने पहले नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथुराम गोडसे आरएसएस से लेना देना कुछ नहीं है, गलत बातें मत बोलो। कैसे सर पहले तो सर बीजेपी ने मारा था ना कांग्रेस को। एक चीज सर से पूछा जाए, जितने सुंदर इन्होंने भाजपा के कार्यालय बना दिए, उतना अगर 5 स्कूल बना देते ना तो मोदी जी को नकली स्कूल बना के फोटोशॉप नहीं करवाना पड़ता। वहां पे जाके ये नहीं बोलना पड़ता कि देखो ये गुजरात का मॉडल है। एक चीज सर 80 साल के बुढ़े को मारने की क्या जरूरत है? ब्रिटिश को तो मार सकता था चप्पल। एक 80 साल का बुढ़े को मारने की क्या जरूरत है सर? गांधी फांसी हुई और उसको उसकी पार्टी के आप अपने हैंडल पे डाल दीजिएगा। डिबेट का वक्त भी वैसे ही खत्म हो रहा है, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी आज की डिबेट में बस इतना ही। अरे भाई हमारी डिबेट खत्म हो गई है, हमारी डिबेट खत्म हो रही है, वक्त की कमी है। चलिए ठीक है, उन्होंने तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में जनता ने और न्यूज एंकर ने प्रदीप भंडारी और सत्यप्रकाश मिश्रा को ऐसा धोया है कि दोस्तों लाइव डिबेट में डिबेट छोड़कर भागने लगे हैं। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था दिमागी नक्सल। तो दोस्तों जनता ने प्रदीप भंडारी को साफ साफ कहा है कि तुमने छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया, पैलेट गन चलवाया, राम मंदिर में चोरी करवाया और अब दिमागी नक्सल तुम कांग्रेस को बता रहे हो, जिससे प्रदीप भंडारी को काफी अधिक मिर्ची लग गई और वो खुद कर डिबेट छोड़कर भागने लगा। तो दोस्तों काफी मजेदार डिबेट है, आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। वही जरा ऑडियंस यहाँ भी बैठी है, देश भर के दर्शक भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके विरोधी भी साथ ही खड़े हैं। ये दिमागी नक्सल कौन है? मतलब जो आपकी बातों से इत्तेफाक ना रखें, जो आपकी आलोचना करें, विपक्ष के लोग या कोई और? विनाश जी, आलोचना लोकतंत्र का मूल अधिकार है, पर दिमागी नक्सल वो है। मैं हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, भाई क्या कभी कोई देशभक्त व्यक्ति स्वतंत्रता दिवस के दिन पे किसी को वंदे मातरम से चिढ़ होगी? वंदे मातरम इस देश का राष्ट्रगीत है। तो दिमागी नक्सल की मानसिकता वो है जिसको स्वतंत्रता दिवस पर वंदे मातरम से इतनी चिढ़ होती है कि वो वंदे मातरम का विरोध करने में गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी के विचार। तो श्रीमती सोनिया गांधी जी दिमागी नक्सल हुई? श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो विचार है वो दिमागी नक्सल, विचार तो उन्हीं के दिमाग में आया ना, तो दिमागी नक्सल वही हुई। उनका विचार दिमागी नक्सल है और उनका पूरा इकोसिस्टम जो कांग्रेस को, तो उनसे देश को सावधान रहना है। बिल्कुल ठीक है, समझिए। बताऊंगा क्यों, सुनिए। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी आर्टिकल 370 एब्रोगेशन करने का। आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इस देश की यूनिटी की बात है। दिमागी नक्सल वो है जो हिडमा जैसे आतंकवादी नक्सल आतंकवादी का समर्थन करता है। दिमागी नक्सल वो है जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन का विरोध करता है। दिमागी नक्सल वो है जो बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को पुअर हेडमास्टर सन बोलता है। दिमागी नक्सल वो है जो प्रोटेस्ट के नाम पर पत्थरबाजी को बैक करता है। दिमागी नक्सल वो है कि जो देश के विकास के अंदर एनजीओ की फंडिंग के ओपेसिटी की बात करता है। दिमागी नक्सल वो है जो कहता है कि वंदे मातरम गाना इस देश के राष्ट्रगीत का विरोध करता है। दिमागी नक्सल वो है जो देश के संविधान का विरोध करता है और दिमागी नक्सल वो है जिसने नक्सली आतंकवादियों को बैक करता है। तो मैं कांग्रेस पे विरोध लगा रहा हूं, मैं विपक्ष की बात नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है, कांग्रेस पॉलिटिकल फ्रंट है अर्बन नक्सल दिमागी नक्सल इकोसिस्टम का, जो कमजोर देश को देखना चाहती है और हमेशा देशभक्ति की जब भी बात होती है उसमें हमेशा वो एक डाउट पैदा करती है। यानी कि चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अखिलेश जी तो बाहर है ना इससे? बिल्कुल, अभी तक उन्होंने कोई दिमागी नक्सल का काम किया ही नहीं। परंतु सुनिए, हाँ, अच्छा बीच में परंतु किंतु है। विनाश जी आपसे पूछता हूं, क्या कोई कभी देशभक्त आतंकवादियों का केस वापस लेने जा सकता है? कुछ आप बताइए, कभी कोई भी देशभक्त, आप बताइए, कोई भी क्या आतंकवादियों का केस वापस लेने की पैरवी कर सकता है? क्या कोई कभी आतंकवादियों का समर्थन कर सकता है? तो जब अखिलेश यादव अयोध्या और बनारस ब्लास्ट के टेरर एक्यूज के पैरवी करने उनकी सरकार जब कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाती तो उनको क्या बोले कि भैया पूजा कर रहे हैं देश की, देश की विरोध की बात कर रहे हैं? तो बिल्कुल हमें जीत करनी, जो भी होगा। तो राहुल जी, सोनिया जी और अब अखिलेश जी भी अर्बन नक्सल। राहुल जी और सोनिया जी को तो माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब अखिलेश जी भी तो कल शो मैंने साथ में करके पूछा था, अभी तक जवाब ही नहीं मिल पाया। नहीं ठीक है, लेकिन मेरा सवाल का जो जवाब दे दे, अब आप बताइए। अखिलेश जी भी सूची में, तिरंगे का सम्मान जो नहीं करेगा वो अर्बन नक्सल। ठीक है, अखिलेश जी भी सूची में शामिल हो गए ना आपके हिसाब से, जो नई वाली जो उनने वो कृत्य किया, उस कृत्य की बात कर रहा हूं। कृत्य तो मेरे हाथों हो रहा है ना,
अगर कृत्य मेरे हाथों हो रहा है तो फिर जिम्मेदारी भी मैं ही लूंगी उस कृत्य एक्ट की की। जिम्मेदारी बिल्कुल है। तो और उस फिर वक्त हमने फिर कहा कौन उसका होगा माफी दिमागी मांगनी नक्सल? चाहिए। मेरे ही दिमाग से आया ना वो कृत्य। बिल्कुल। तो और फिर अखिलेश जी भी हो गए। उस कार्य के लिए 100% हो चलिए गए। पर 24 घंटे का कोई एक अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल इकोसिस्टम से ग्रसित है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अच्छा, मतलब बड़े वाले बड़े नहीं, 24 घंटे 365 दिन वाले और सच्चे पूरे दिमागी नक्सल ठीक कांग्रेसी है, हैं। और कभी पूरे कभी वाले तरीके से। अखिलेश जी हैं। हाँ, वो तो धर्मेंद्र जब कांग्रेस के यादव साथ अलायंस में आ जाते हैं तो कांग्रेस का संगत का असर हो जाता है। हाँ भाई, आप भी हैं दिमागी नक्सल, लेकिन कभी कभी वाले मौसमी संगत ठीक नहीं है आपकी। पिनाक जी, लाल किले के प्राचीर से बात शुरू हुई है। लाल किले के प्राचीर पे झंडा तब फहराया गया जब इस देश के हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। ठीक। और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ा। वो दिमागी नक्सल हैं जो अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, बीजेपी के पुरखे। वो है अर्बन नक्सल भी है, दिमागी नक्सल भी है। अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। बीच में ये 5 मिनट बोलते रहे, मैंने बोला 5 मिनट बोलते रहे, मैंने बोला एक सेंटेंस बोला मैंने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से पेंशन लेकर के अपनी जीविका चलाते थे और माफी मांगते थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे दिमागी नक्सल तुम तो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करते थे? इनकी जिनकी नस्लें नक्सल होती हैं वो दूसरों को दिमागी नक्सल बनाकर अपनी नस्लों को चलाना चाहते हैं। अच्छा, चलो, इनकी नस्लें नक्सल हैं। ठीक है। और सुनिए, दिमागी नक्सल वो है जो उस पवित्र जगह पे खड़े होकर के लाल किले की प्राचीर से झूठ बोले। देश के प्रधानमंत्री ने कहा लाल किले की प्राचीर से हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तक नहीं कर पाए। दिमागी नक्सल देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं विरोध करना चाहता हूं इस देशद्रोही आदमी का जो इस तरीके की बात करता है, आतंकवादियों का समर्थन की बात करते हैं। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश से आतंकवाद को निस्तनाबूद किया, जिसने 80 करोड़ गरीबों को गरीबी राशन दिया, 20 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर निकाला, उसको आप कहते हो, इससे स्पष्ट होता है कि आप नहीं सच्चे नहीं, पूरे ही हो। मैं आप अखिलेश जी को पूरे ही हो। अगर ये चुल्लू में पानी में आप डूबोगे तो पानी दूषित हो जाएगा। इस तरीके की बात आपने कर दी। बात तो आने दो। हाँ। उसी लाल किले की प्राचीर से हाँ। देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम 2024 तक हर देशवासी को पक्का मकान दे देंगे और आज तक 4 नहीं दे करोड़ पाए। से ज्यादा ये गरीबों को होता है मिल चुका है, दिमागी जो 70 साल में नहीं नक्सल। मिला। पूरा करने पर अगर किसी को दिमागी नक्सल घोषित करना होगा ना तो सारे नेता हो जाएंगे ऐसे तो। लाल किले की प्राचीर से आप एक नहीं, नेता का नाम नहीं, बताइए, झूठ ऐसे बोला। नहीं, ऐसे नहीं। मैंने कहा ना, जवाहरलाल नेहरू सोच की बात प्रधानमंत्री, होगी, मनमोहन सोच की बात होगी। सिंह देखिए, एक बार झूठ नहीं देखिए, बोले, मैं गारंटी बात देता हूं। आप deliverables अपनी जो हैं रिसर्च कम बोलिए। ज्यादा किसी देश के प्रधानमंत्री अगर मैंने लाल किले कहा की ना। प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो उनसे बड़ा दिमागी नक्सल कोई नहीं है। मैं और आप प्रधानमंत्री को दिमागी नक्सल कह रहे हैं। बिल्कुल ये किसका है? इनका बेटा चला गया है, ये होता है सत्ता में बाहर निकलने का गया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बुलाओ डॉक्टर, बुलाओ भैया। एक सेकंड प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी सुनिए एक मिनट। एक तो वो सिर्फ किसी के नहीं, आपके मेरे एक मिनट, इस देश की 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, भाई एक मिनट सुन तो लीजिए, एक मिनट मैं बोल लूं, एक मिनट, ये आपको ठीक लगे तो सही, नहीं तो अपना चालू रखिएगा। मैंने आपसे सिंपल सी बात की, भाई गिल्टी कॉन्शियस इज ऑलवेज सस्पिशियस। भाई ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा था कि अखिलेश जी हैं, राहुल जी हैं, कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाई हथियार वाले नक्सली जो हैं उनसे तो मुक्ति मिल गई, अब दिमागी नक्सलों से मुक्ति की जरूरत है। नाम लिया किसी का? उन्हीं के बारे में तो बता रहा हूं। नहीं, वही तो कह रही हूं, नाम नहीं लिया तो आप काहे मतलब इस तरह से कॉन्शियस हो? कैटेगरी बता रहा हूं कौन है। बीजेपी वाले काउंटर इस बात से। अच्छा ठीक है। दिमागी नक्सल वो है जो इस देश के युवाओं को कॉकरोच बोले, अच्छा। पेस्टिसाइड बोले। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला और आज तक कोई कार्रवाई उन पर नहीं हुई। क्या ये देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ऑन रिकॉर्ड कंटेंट ऑफ कोर्ट हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिमागी नक्सल है। दिमागी नक्सल कौन है? जब इस देश के छात्र नौजवान शिक्षा और परीक्षा में झारखंड में उन पे लाठियां चलाई गई, वो होता है असली बात। कहां है अखिलेश जी? पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लो। संभालो आप इनको, संभालो इनको। नहीं संभाल पाएंगे। हाँ ठीक है। लाल किले की प्राचीर से अगर देश के प्रधानमंत्री झारखंड के युवाओं के बारे में ना बोले तो ऐसे दिमाग को आप क्या कहोगे मुझे बता दीजिए। और देश ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के प्रधानमंत्री मतलब एक मिनट एक होल्ड, यहाँ पे कंफ्यूजन है। मतलब लाल किले की प्राचीर से झारखंड के लिए बोलना था, बच्चों राहुल गांधी जी नहीं जा पाए, और राहुल गांधी जी और देश के बच्चे, झारखंड के बच्चे, देश के बच्चे नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? उन्होंने तो पूरे युवाओं क्यों नहीं बोला? गलत जगह फंस रहे हैं, अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। अरे आप समझ नहीं रहे धर्मेंद्र यादव जी, आप अपना नुकसान करा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। यहाँ झारखंड के बच्चे नहीं, सब बच्चों के लिए बोला है। झारखंड के बच्चों के लिए राहुल गांधी नहीं बोल रहे, वहाँ उनके पुतले फूके जाने की नौबत आ रही है, वहाँ कह रहे हैं समर्थन वापस ले मैं बताता हूं, फ्री कोचिंग व्यवस्था करो, पूरे देश के बच्चों के लिए ये बोला। कान बंद कर लोगे तो नहीं सुनाई देगा, आंखें बंद कर लोगे तो दिखाई नहीं देगा। गांधी जी के 3 बंधन में से तुम्हारी बताओ क्या? तुम सच नहीं सुनते, तुम सच नहीं देखते, और तुम सच नहीं बोलते। ये तुमने गांधी जी का क्या कर दिया? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। हो गया आपका, हो गया आपका। अब अगले राउंड के लिए तैयारी करके रखिएगा कि आपकी इसी डेफिनेशन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन कहां फिट बैठते हैं। अभी नहीं, अभी का हो गया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, भाई ये दिमागी नक्सलवाद देश की समस्या थी, रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, एम आई राइट? जी ठीक है। तो किसी भी देश का बाशिंदा आपकी विचारधारा से वो
इत्तेफाक ना रखता हो या रास्ता भटक गया हो, इस तरह की शब्दावली जिसमें आप एलओपी को रख रहे हैं, अभी प्रदीप भंडारी जी ने सोनिया गांधी को रख रहे हैं, आप तमाम अखिलेश जी को भी कह रहे हैं, आते जाते रहते हैं, क्या ये सही राजनीति है? पहले देखिए, यहाँ बहुत युवा बैठे हैं और जेनजी हैं। जितने हल्के और सस्ते में डिबेट को प्रस्तुत किया है हमारे विपक्ष के साथी में, उतना हल्का और सस्ता नहीं है ये नक्सल। आपको ले जाता हूं मैं 1967 में। ये नक्सल शुरू शब्द कहां से आया? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहां पे नक्सलबाड़ी एक गांव है, वहां एक सशस्त्र आंदोलन हुआ, जमींदारों की हत्या हुई, मजदूरों की हत्या हुई और नक्सल शब्द वहीं से आया। उसके जो हीरो थे कानू सान्याल और चारू मजुमदार, दो लोग थे। आप समझिए 62 में 1962 में भारत और चीन आपस में युद्ध कर, हम क्या गीत गा रही है लता मंगेशकर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी जो घर लौट के ना आए। और कानू सान्याल क्या कर रहे हैं 67 में, 4 साल बाद चीन जाते हैं कुछ लोगों के साथ, वहां के राष्ट्राध्यक्ष माओ त्से-तुंग और वहां के प्रधानमंत्री एन लाई चियो से मिलते हैं। किस चीज के लिए? मेरी मदद करो, हम अपने देश में तुम्हारी तरह की विचारधारा, माओवाद विचारधारा नक्सल आंदोलन के रूप में करेंगे। देश ने क्या खामियाजा भुगता इस नक्सल आंदोलन का, आप समझते हैं? खेती तो प्रभावित हुई, बंजर भूमि रह गई। कई राज्यों में जहां खदानें थी, जैसे उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, वहां खानों पर उन्होंने कब्जा किया और लोकल लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया और दूसरों की जमीन कब्जा करनी शुरू की और हत्याओं का सिलसिला। आपको एक उदाहरण देता हूं, जितना हल्के में इन्होंने बताया है नक्सल और दिमागी नक्सल को। चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं ना आप लोग? 1 अक्टूबर 2003 को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी पूरी बुलेट प्रूफ को नक्सलवादी पीपुल वॉर ऑफ ग्रुप ने उड़ा दिया, वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उसके बाद एक किताब लिखी, डीजीपी थे सिंह, उनको जांच का आदेश दिया कि पता करो ये कैसे हो रहा है कि कुछ सड़क पर सशस्त्र आंदोलन कर रहे, पीछे दिमागी नक्सल जुड़े हुए विचारधारा को लेकर के। वो पीछे कौन लोग बैठे हैं? तो पीछे जो लोग बैठे थे उनको भी जेल में डाला। अब जो सामने आकर के हमारे सीआरपीएफ के जवानों से, फौज से लड़ रहे थे, उनको तो जंगल में कुचला, जहां मिले वही कुचला और नेस्त नाबूद कर दिया। बचे हैं दिमागी नक्सल कौन? जो कह रहा है कि अब भारत में चीजें तय संसद से नहीं, सड़क पर उछल कूद करके होगी। जो तय कर रहा है कि चुनाव से नहीं, अब रेजिस्टेंस से तय होगी। जो तय कर रहा है कि अगर भारत परमाणु बम विस्फोट किया 98 में, तो एक आदमी लेख लिखने लगा कि भारत को परमाणु की क्या जरूरत, जबकि चीन हमारे बगल, परमाणु से लैस, पाकिस्तान हमारा दुश्मन और भारत खाली हाथ रखे। वैसे लोगों ने विचारधाराओं के नाम पर इस देश में मुख्य धारा जो भारत की संविधानवाद की धारा थी, राष्ट्रवाद की धारा थी, समाजवाद की धारा थी, इवन कांग्रेस की धारा थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग पालित पोषित माओ के विचारों से हुआ, जिसको नक्सल कहते हैं। शाबाश बेटा। अब प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जमीन पे उनको समाप्त कर दिया, बचे कौन है? आप ध्यान से देखिए, जो भारत के बारे में बोले कि इसको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बना देंगे, जो प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात कर रहा है, जो वंदे मातरम चल रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है, उधर से इसलिए मिल गए कि सत्ता को जनता ने उन सत्ताधीशों को अलग अलग राज्य से निपटा दिया, तो अब वह हताश है। तो वह इस देश में सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते, वो सड़क पर गाली दे करके, प्रभावित करके, खुद को कभी कभी कॉकरोच भी बता करके ऐसे विदेशी ताकतों के साथ मिले हैं जो उसी नक्सलवादी विचारधारा को, मतलब कि जो राष्ट्र की एक उदारवादी, मतलब आप कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी नक्सल? नहीं, कॉकरोच बहुत लोग हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी का अलग चीज है। पहले उन्हीं का बता, अभी बता, तो एक आपने कॉकरोच का जिक्र किया, उसमें देश उस आंदोलन से देश का युवा भी जुड़ा था, तो वो लोग भी क्या दिमागी नक्सलों से प्रभावित हो रहे हैं? नक्सलवाद विचारधारा एक अलग बड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसमें उछलकूद करने वाले सारे पॉपकॉर्न दिमागी नक्सल ही हैं। उनके विचारों में भारत की जो चुनाव प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसमें अवरुद्धता पैदा कर, इसको बदनाम कर, किसी भी तरह सत्ता में आ जाए और उसको समेट ले, ताकि जो राष्ट्र की मुख्य संविधानवाद की धारा है उस पर हमला है दिमागी नक्सल। एक अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी बातें तो अच्छी किया कर। उदाहरण देता हूं, 2018 में नहीं, अभी का एक आपने क्योंकि कॉकरोचेस का जिक्र कर दिया, इसलिए बहुत क्लियर है, यंग जनरेशन बैठी हुई है, क्लैरिटी ले लेते हैं। अब भाई पेपर लीक कॉकरोचों ने तो करवाया नहीं, ठीक है, दिमागी नक्सलों ने भी नहीं करवाया, पेपर लीक सिस्टम के खामी से हुआ, अपने आप भाई कुछ फेलियर था, हुआ तो क्रिटिसिज्म भी होगा, क्रिटिसिज्म भी होगा तो आंदोलन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिमागी नक्सल का क्या रोल आ गया? कॉकरोच कैसे दिमागी नक्सल हो गया? इसको उदाहरण की तरह समझिए। पेपर लीक एक समस्या है इस देश में, सरकार मुस्तैद है उसको खत्म करने के लिए। उनका डिमांड था कि हम इस्तीफा दे ले। समुद्र मंथन में विष और अमृत दोनों निकला था, और अमृत पीने के लिए कुछ राक्षस वेश बदल के भी बैठ गए थे, तो कुछ वेश बदल के जो इनोसेंट लोग आंदोलन कर रहे थे उसमें घुस गए, वो दिमागी नक्सल। तो कॉकरोच तो नहीं है ना? वो दिमागी नक्सल थे। कॉकरोच को अलग कर दें। कॉकरोच का जो फीचर चल रहा है वो उधर के ही तरफ थोड़ा झुकाव है, लोकतांत्रिक झुकाव नहीं है उनका। उनका भी आप सुनिए, देश में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया, 25 आत्महत्या जो लड़कों ने किया था उनके प्रति संवेदना उनकी होनी चाहिए थी, इस्तीफा दिया। वो कहां पार्टी मना के डांस करके चश्मा पहन के प्रधानमंत्री को हेलो फ्रांस कर रहे थे।
ये साले का खोपड़ी तोड़ साले हम दिमागी नक्सल आज भी विपक्ष और हमारे देश के युवा जो अगर अपनी आवाज उठाएं सड़क पर, क्या आवाज वो उठाना दिमागी नक्सल नहीं है? आपने कांग्रेस जनता पार्टी की बात की, आवाज उठाना, क्योंकि उनकी सहभागिता उधर ज्यादा है, तो मुझे संशय करना पड़ेगा कि अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। आपका संबंध दिमागी नक्सलियों के साथ, अगर आपके साथ हो जाए तो उनका दिमागी नक्सलिज्म नहीं, हो जाएगा। मेरे साथ मत आइए। मेरे साथ क्यों आएंगे आप? अच्छा, आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि आपको देश की उस विचारधारा को, जिसमें ये आजादी के आंदोलन से निकला, समाजवाद विचारधारा भी ग्रहण किया, चुनाव पद्धति पर आया, उसका चुनाव पद्धति पर यकीन नहीं है, वो चुनाव को कब्जा करना चाहता है। आपको मालूम है कि इस देश में नक्सलवादियों ने कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या की है? ठीक है। सुनील कुमार महतो, झारखंड, 2007 सांसद थे, मार दिए गए। बाबूलाल मरांडी, रुक जाइए ना सर, सबको मौका देना, ऐसे नहीं होता ना। बाबूलाल मरांडी, नक्सल आंदोलन पे बातें करेंगे, अभी जरा दिमागी नक्सल पे बात कर लूं मैं। उस नक्सल आंदोलन पे बात करूंगी, लेकिन फिलहाल दिमागी नक्सल पर आ जाते हैं। ना ना सर, सामने से जो हथियार लेकर लड़ रहा था, लाल किले की उसको प्राचीर से सिक्योरिटी फोर्स ने प्रधानमंत्री ने गिरफ्तार खोदा। किया। आप दिमागी नक्सल को शस्त्र वाला नक्सलवाद खत्म हो गया। हराना हम पड़ेगा, मुक्त हैं, क्योंकि हम वो मुक्त हैं लोग उससे। अमित शाह जी ने हमें मुक्ति दिलाई दिमाग में उससे, बधाई के कोशिश पात्र हैं आप। आगे बढ़ते ठीक हैं, है। दिमागी नक्सल की बात करते हैं। हाँ भाई, दिमागी नक्सल कौन कौन है आपकी नजर में? भाई इनकी नजर में तो उन्होंने बता दिया, डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। चिदम्बरम जी तो कह रहे हैं प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। मुझे लगा चिदम्बरम जी, मुझे लगा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, कुछ बात करेंगे, क्योंकि युवा नेशन है हमारा, युवा देश है, तो वो बात करेंगे एजुकेशन को लेके, स्किल के लिए। ठीक है, मुझे लगा बात करेंगे 13,000 जो सुसाइड हो रहे हैं। ऐसे मत करिए बात। 13,000 जो सुसाइड हो रहे हैं, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि सिस्टमिक फेलियर है। आज का टॉपिक दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार। मुझे लगा स्कूल्स पे बात करेंगे, दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार। स्कूलों में एक टीचर है, दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार। फैसिलिटी नहीं है, एक दिमागी नक्सल वर्सेस मोदी सरकार। आपके पास टॉयलेट नहीं है, स्किल इंडिया तो ये फेल हो गया, रोजगार पूरी तरह फेल हो गया। सुनिए तो सही, मैं बता रहा हूं ना। बताइए, और भूमिका जब बना मैं दीजिए। इसकी जवाबदेही मांगने सरकार के पास गया, सरकार ने लाठी चलाई, सरकार ने पैलेट गन चलाई, तो वायलेंस करने वाली तो सरकार वाली साइड थी। तो वहां पे जिसने सोचा वो हुआ दिमागी नक्सल, या वो बच्चा जो अपनी सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगने गया था, जो ये पूछने गया था कि मेरा पेपर कैसे लीक हुआ, और इतनी बार लीक होने के बाद भी, 152 बार फेल होने के बाद भी आपने इस व्यक्ति को क्यों नहीं उठाया, आपने इसके ऊपर गोली क्यों चला दी, ये पूछने गया था ना बच्चा। ये दिमागी नक्सल के गलत था, उसने सिर्फ यही पूछा था बच्चे ने, अकाउंटेबिलिटी की बात थी। आज इनसे पूछा जाए, जितने सुंदर इन्होंने भाजपा के कार्यालय बना दिए, उतना अगर 5 स्कूल बना देते ना, तो मोदी जी को नकली स्कूल बना के फोटोशॉप नहीं करवाना पड़ता। वहां पर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वहां पे जाके ये नहीं बोलना पड़ता कि देखो ये गुजरात का मॉडल है, ये फेल्ड मॉडल है। देखिए, स्वास्थ्य में इन्होंने फेल कर दिया, शिक्षा में फेल कर दिया। जो युवा राष्ट्र था, जिसको जरूरत थी कि आप आइए और ज्यादा पढ़ाई पे फोकस किए, वहां 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। छूट है ये, 1 लाख स्कूल बंद कर दिया। और नीति आयोग का डेटा मैं चैलेंज करके जा रहा हूं, अगर दिखा दे नंबर, मैं दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक सिस्टमिक फेलियर है। बोलिए, सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है, उनकी भी मानना कर दीजिए। आज हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज स्कूलों में एक हॉस्पिटल चल रहा है इंदौर में, जो 100 बेड का हॉस्पिटल है, 87 डॉक्टर चल रहे हैं, पर वहां पे कुछ है नहीं, सिर्फ स्कूल। कल यानी जो ये करप्शन कर रहा है वो दिमागी नक्सल है आपकी नजर में, इररिस्पेक्टिव ऑफ सरकार। और ये आम आदमी पार्टी पर भी लागू होता है, पंजाब की सरकार पर भी लागू होता है। ठीक है, एक सेकंड, आपने बता दिया दिमागी नक्सल, दिमागी नंबर पे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो करप्ट है, जो काम सही से नहीं कर रहा है, जो सिस्टम फेलियर है, वो दिमागी नक्सल है। उसके बाद जो डंडे मार रहा है, और वो डंडे मारे, वो दिमागी नक्सल है। आपकी डेफिनेशन ही हो गई। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, भी सत्यप्रकाश मिश्रा जी ने कहा कि भी जो कॉकरोच हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स दिमागी नक्सल नजर आते हैं, उन्हें थोड़े थोड़े, उनकी अपनी निजी राय थी। भाई विचारधारा आप कन्विंस कीजिए ना। जस्ट बिकॉज वो उनकी तरफ इंक्लाइंड आपको नजर आते हैं, डजंट मीन कि वो दिमागी नक्सलों के साथ ही हो गए। देखिए, सम फंडामेंटल्स है पिनाश जी। कोई भी किसी भी राजनीतिक विचार का हो, वो देश के संविधान का सम्मान करेगा, देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा, आतंकवादियों का तिरंगे का सम्मान करेगा। तिरंगा लहरा रहे हैं, बिल्कुल तिरंगे का सम्मान करेगा, तिरंगे का करेगा, सब किया है, तिरंगे का सम्मान करेगा, वंदे मातरम का सम्मान करेगा, आतंकवादियों को बैक नहीं करेगा। ये बेसिक कांस्टेंट है, ये बात राजनीतिक नहीं है। इन्होंने कहा, धर्मेंद्र यादव जी, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा, आपका टर्न आएगा, बोलिएगा। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी के मेरे भाई ने कहा, जिसने लाठी चलाई वो एक नक्सल, जिसने लाठी चलाई वो दिमागी नक्सल है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने केजरीवाल को दिमागी नक्सल बुलाया, क्योंकि पंजाब में लाठियां बच्चों पे केजरीवाल जी चला रहे हैं। ये इनकी सच्चाई। अगर आपको सिर्फ चिल्लाना है, धर्मेंद्र यादव जी, आपकी टर्न में आपने बोला, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। आप चाहते हैं, टोका मैंने और चुप भी कराया, मैंने टोका भी और चुप भी कराया, अब आप सुनना नहीं चाहते। ठीक है, झंडे नहीं फहराए, प्राइवेट झंडा नहीं था, झूठ बोलना बंद करो, अभी जाके निकले। तुम तो जाके देश के झंडे का सम्मान नहीं करते हो, इसको तो पता होना चाहिए। धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, हसीन सबने देखे थे, बात करते हो, हमने जाके देश के लिए बलिदान दिया। मैं स्टूडेंट्स के पास जा रही हूं, आप लोग नहीं सुनेंगे
है मैं स्टूडेंट्स की बात चली जाऊंगी, शायद आप उनकी सुन लें। बैठ के पूछ लो बेटा। मेरा सवाल प्रदीप भंडारी जी से है। जैसे कि आपने डिबेट शुरू किया तो सबसे पहले आपने ये बोला कि तिरंगे का सम्मान, जो तिरंगे का सम्मान ना करे वो दिमागी नक्सल है। तो मेरा सवाल ये है पहला कि 1950 से लेकर 2002 तक आरएसएस हेडक्वार्टर पर आपने भगवा झंडा फहराया, तो क्या सारे आरएसएस के लोग, मोदी, अमित शाह, जितने भी हैं, सुनिएगा एक मिनट, क्या वो सारे दिमागी नक्सल हैं क्योंकि आपने तिरंगे का सम्मान नहीं किया? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा सवाल, तुम्हारे सवाल पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था नवीन जिंदल केस के अंदर कि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पर झंडा नहीं फहरा सकता है, जाके पढ़ो, इसीलिए जाके कोई नहीं चीज करा। हमारे सुनो, प्राइवेट जगह पे नहीं फहरा सकता पब्लिक है। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो आर्टिकल 370 हम एब्रोगेट नहीं करते। अगर हमने देश के तिरंगे का सम्मान नहीं किया होता तो कुरान मानी जैसे आतंकवादी को नहीं मारते ये लोग हैं। हमने इस देश के लिए बलिदान दिया है, जाके पढ़ो, वीर सावरकर से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक, दूर बोलो मत, समझे? अब नक्सल बन गए। अरे भैया तुम रहने दो यार, तुम आतंकवादियों के साथ जाके बैठ करो। एक सेकंड रुक जाओ, बच्चे सवाल पूछो, सवाल पूछो, एक सेकंड सर। जब पहली बार तिरंगे की डिजाइन तय करी गई थी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने सर मेरा बस शांति पूछो सर, मेरा आपसे बीजेपी से सवाल है। ठीक है बीजेपी से सवाल। सर मेरा सवाल है यह है कि सर आपने जो बीजेपी का जो भी कार्य करता है वो मैक्सिमम आरएसएस का है, तो सर एक तो आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया और आरएसएस ने पहले नाथुराम गोडसे ने गांधी को मारा था। नाथुराम गोडसे आरएसएस से लेना देना कुछ नहीं है, गलत बातें मत बोलो। कैसे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सर पहले तो बीजेपी ने मारा था ना कांग्रेस को। एक चीज सर 80 साल के बुढ़े को मारने की क्या जरूरत है? ब्रिटिश को तो मार सकता था चप्पल। एक 80 साल का बुढ़े को मारने की क्या जरूरत था सर? गांधी फांसी हुई और कुछ किस तरह से देश दुनिया याद रखती है। कौन ने समर्थन किया? सवाल अब तुम सुनो, क्या उमर खालिद का समर्थन करना चाहिए? आतंकवादी का समर्थन करना चाहिए? अब जरा बोलो, तुम गांधी क्या विचार करते हैं? गांधी जी ने था कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहिए, तुम जाके कांग्रेस की गोदी में जाके बैठ गए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? भाई तुम भी नहीं देश में कभी तुम जैसे देश कोई नहीं होगा। तुम्हारे जैसे देश नहीं होगा। तुम इस देश के हत्यारे हो, तुम इस देश के हत्यारे हो, ये इस देश के हत्यारे हो, ये सच्चाई है तुम्हारी। अरे तुम पूरा ही अपमानित हो, तुमको किसी का बात करने की जरूरत नहीं। धर्मेंद्र यादव जी ये सब करके ना अच्छा नहीं लगता, और आप भी प्रदीप जी बस करिए, आप दोनों सवाल पूछिए। मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। आपने कहा कि दिमागी नक्सलवाद वो है जो देश के युवा को कॉकरोच कह रहा है, पर आप उस देश के युवा को और क्या कहना चाहेंगे जो पेपर लीक के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट के नाम पे भारत को और भारतीय आर्मी को डिमीन कर रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है उनके लिए जो मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है। एक पेपर लीक के अगेंस्ट प्रोटेस्ट है, उसमें जातिवाद, धर्म, देश, आर्मी का क्या लेना देना, और ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है हमारे। एक मिनट बस बेटा, सबको मौका दे दो। नेता ही नहीं बोलने देते, आप भी नहीं बोलने दोगे। अपने साथियों को तो मौका दे दो बेटा, प्लीज दे दो माइक छोड़ दो। हाँ, और किसको सवाल पूछना है? जी उधर दे दीजिए, पास ऑन कर दीजिए माइक। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी। जो बच्ची ने सवाल पूछा बिल्कुल जायज है। किसी भी प्रोटेस्ट में किसी भी जगह पर इस तरह के कृत्य और बयान की कोई जगह नहीं है भारतीय लोकतंत्र में। ना समाजवादी पार्टी, ना मैं धर्मेंद्र यादव इसका समर्थन करता हूं। इसका मैं पूरी तरह से कंडेम करता हूं, और जो भी किया है उसके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती किया जाना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो हमारे लाखों बच्चे अपनी जेलों में साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। प्लीज बच्चों के सवाल ज्यादा से ज्यादा ले लें। जी बेटा पूछिए। मैम मेरा जो सवाल है वो बीजेपी पक्ष से है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन या राहुल गांधी या अन्य कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से जो गलतियां हो रही हैं, जो खामियां रह रही हैं, उनके विरुद्ध में आवाज उठा रहा है, कल को अगर मैं भी उठाती हूँ तो क्या मैं भी उस दिमागी नक्सल में आ जाती हूँ? आपके कॉन्क्रीट एविडेंस क्या है? कौन दिमागी नक्सल में आ रहा है? बिल्कुल नहीं, आपका अधिकार है हमसे सवाल पूछने का, आपका अधिकार है आपके सवालों के जरिए हमें बेहतर करने का। पर आप कभी भी, क्योंकि मेरे को आप पे विश्वास है, कभी भी कोई आतंकवादी नक्सल नहीं है। हिडवा अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। मेरा सवाल धर्मेंद्र यादव जी से है। सर आपसे होगा मेरा सवाल। आपने टॉपिक को आप ले गए राम मंदिर की चंदा चोरी की तरफ। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी तो उस समय जब राम भक्तों के ऊपर, कारसेवकों के ऊपर उनकी सरकार में गोलियां चलाई गई, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, एक मिनट और सवाल आप लोग सो जाएंगे। राम मंदिर के मसले में 2 मुख्यमंत्रियों का नाम आता है, अगर आप जानते हो। दर्शन करने कब जाओगे? एक सेकंड प्रदीप भंडारी जी सुन लें। कण में राम है, जहाँ से राम का नाम जी मैं कह रही हूँ देश के कण में राम है। हिंदू धर्म की तो खूबसूरती रही है, जहाँ से राम को पुकारोगे वो अपने भक्त के लिए दौड़ा चलाएंगे। मैं एक बार थोड़ा राम मंदिर चोरी पे एक बार वापस आना चाहूंगा। मेरा सवाल ये है, जब नहीं बात करोगे, चलो ठीक है, मेरा क्वेश्चन रह गया था पहले, ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा जब राम मंदिर बना था तो अमित शाह जी ने ओपनली बोला मोदी जी के बारे में, राम मंदिर बनाने के लिए खुद क्रेडिट लिया, बीजेपी को क्रेडिट दिया कि जो राम को लाया पुणे लाए सत्ता में। तो अब जब राम मंदिर की चोरी हुई तो उसमें जैसे चंपत राय का डोनेशन का हेड है जो उनका हाथ माना गया, तो
इस पे अमित शाह जी और मोदी जी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं ली कुछ भी। ठीक है, और एक और इनको भी सवाल दे दीजिए। ठीक है, सवाल ठीक है सर, एक सवाल ले लूं सारे बच्चों के। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी साइड से है। मैं मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन जब वो मूवमेंट जंतर मंदिर पर हो रहा था उन्होंने लड़कियों पर लाठीचार्ज करवाया, उनके कपड़े फाड़े हैं, तो उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ठीक है, दो सवाल। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बड़ी ठीक है सत्य प्रकाश मिश्रा जी, पहले तो क्लैरिफिकेशन आप दे दीजिए, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बताइए। पहला बहुत स्पष्ट मत है, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का पूरा हक है और बहुत सारे प्रदर्शन हुए। 6-6 महीना किसान बैठे रहे। कितने किसान मर गए? अरे भाई एक सेकंड जवाब ले लीजिए। मेंढक वाला हरा मेंढक, ये मत करिए। मैं आपके बीच बोल रहा हूं। प्लीज आज बात करें, बच्चे ने सवाल, बच्चे का सवाल का जवाब ले लूं या आप ही का लेती रहूं? एक बोलिए मुझे बच्चों के सवाल का जवाब देना है सर। सिंपल सी बात है, आपने सीजेपी का जिक्र किया इसलिए वो सवाल है। मैं सीजेपी का जिक्र डायरेक्ट रेफरेंस में नहीं कर रहा हूं। इस देश में 6 महीने क्या सीजेपी वाले क्या अर्बन नक्सल कर देता हूं, आप लोग बोलिए। आपको पूरी तरह से पता है कि मैं पूरी बात रखूंगा। 6 महीने किसान आंदोलन चला, पूरे सरसों पे नहीं, साल भर। अरे भाई एक सेकंड को बोल ले। झूठ क्या बोल पार्टी के आप अपने हैंडल पे डाल दीजिएगा। डिबेट का वक्त भी वैसे ही खत्म हो रहा है, आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारी आज की डिबेट में बस इतना ही। अरे भाई हमारी डिबेट खत्म हो गई है, हमारी डिबेट खत्म हो रही है, वक्त की कमी है। चलिए ठीक है, उन्होंने नहीं ऐसे मत करिए ना, ऐसे मत करिए सत्य प्रकाश मिश्रा जी। नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे